पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक इस वक्त उभरती हुई तंजीम है और कई महाज पर ये जमात काम कर रही है। कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ इलाकों में बहुत मजबूत तंजीम है। उसके सेक्रेटरी जनरल जनाब अनीस अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हर मुद्दे पर खुलकर अपनी बात करते हैं। अनीस अहमद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला, आप अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। वालेकुम अस्सलाम। मेरी आवाज आ रही है तबरेज साहब? जी आ रही है। जी, सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मौका दिया इस एक वेबिनार में इस एक सीरियस सब्जेक्ट पे बात करने के लिए। मैं सीधे पॉइंट पर आ जाता हूँ क्योंकि वक्त बहुत हो गया है, तो मैं इंशाल्लाह बहुत ही कम वक्त में मेरी बात खत्म करने के लिए कोशिश करूंगा। तो जो भी अलग अलग हालात, अलग अलग हमारे जो इंटेलेक्चुअल्स यहाँ पर हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं, इन्होंने जो बातें आपके सामने रखी हैं, ये सब चीज हम लोग आज के एक सिनेरियो में हम लोग देख रहे हैं। लेकिन एक चीज थोड़ा हमें यहाँ पर नोट करना है कि ये जो सिनेरियो में आज आप चीजें नजर आ रही हैं, जो एकदम ही एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट हम लोग हमारे मुल्क के अंदर देख रहे हैं, ये पिछले 7 सालों में नहीं हुआ। ये बेसिकली पिछले 7 सालों में जो है, उससे पहले के 80 सालों में जो काम हुआ उसका आउटकम हम देख रहे हैं। ये जो रिजल्ट है, ये ऐसा समझना गलत होगा कि पूरा का पूरा पोलराइजेशन या कम्युनलाइजेशन जो है ये सिर्फ पिछले 7 साल में हुआ, ऐसा नहीं है। ये बहुत पहले से काम चल रहा है। पिछले 7 सालों से क्या हुआ कि ये नजर आने लगा है। यानी आप देखिए, बीजेपी या आरएसएस जो हो, आरएसएस का एक पॉलिसी था कि उन्होंने यह कि हर शोबों में इन्फिल्ट्रेट किया था। इसीलिए आज हम लोग आज देखते हैं कि ऐसे लोग जिनको बहुत सालों से हम लोग सेक्युलर समझते हैं, ऑल ऑफ अ सडन वो कुछ ऐसा काम करते हैं कि ताज्जुब हो जाते हैं लोग कि ये भी कम्युनल निकला। तो इसका मतलब ये नहीं कि एक रात पहले ये सेक्युलर था और आज सुबह को ये कम्युनल हो गया। तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि रात को सोने के वक्त सेक्युलर रहते हैं और सुबह को उठने के वक्त कम्युनल हो जाते हैं। ऐसा तो नहीं होगा, आइडियोलॉजी तो बदलती नहीं। यानी ये जो कम्युनलिज्म का जो एक बीमारी है, ये हमेशा से थी, लेकिन लोग जाहिर नहीं कर रहे थे, दिखा नहीं रहे थे। लेकिन ये बीजेपी गवर्नमेंट ने पिछले 7 सालों में क्या किया है, वो ये किया है कि लोगों को कन्विंस कर दिया है कि अभी और आपको अपने अंदर जो जहर है, जो कम्युनलिज्म है, उसको छुपाने की जरूरत नहीं है। आप ओपनली आकर जो है अपने कम्युनल एजेंडा को लोगों के सामने रख सकते हैं। तो ये 7 साल बेसिकली कम्युनलिज्म का दौर नहीं था। ये 7 साल जो पिछले बीजेपी के गुजरे हैं, ये कम्युनलिज्म को जाहिर करने का एक वक्त था। देखिए, एक माइंडसेट होता है जिसको हम लोग कहते हैं कि सबकॉन्शियस और कॉन्शियस, ये दो चीजें हमें समझनी होती है। सबकॉन्शियस का मतलब, मैं एग्जांपल बताता हूँ, सबकॉन्शियस रेसिज्म भी होता है, सबकॉन्शियस कम्युनलिज्म भी होता है, अलग अलग होता है। तो सबकॉन्शियस कम्युनलिज्म की बात करते हैं। सबकॉन्शियस कम्युनलिज्म में ये बात ऐसा है कि मैं कम्युनल हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं कम्युनल हूं। मैं कुछ ऐसे काम करता हूं जो मुझे नहीं पता कि कम्युनल है। 2014 से पहले ये सबकॉन्शियस कम्युनलिज्म चल रहा था मेजॉरिटी कम्युनिटी के अंदर। यानी मेजॉरिटी कम्युनिटी के अंदर आप देखते हैं कभी कभी चंद ऐसी बातें उनके तरफ से होती थी या चंद काम ऐसे होते थे, उन्हें खुद नहीं पता था कि ये कम्युनलिज्म है, सबकॉन्शियसली वो लोग करते थे। यानी वो आपके घर में आएंगे और आपको पूछेंगे कि भाई बिरयानी ही खिलाओ, लेकिन दूसरे दिन जाकर कहते हैं क्या मासूम जानवरों की जान ले लेते हो करके। लेकिन एक दिन पहले आकर आपसे डिमांड भी करते हैं कि भाई आपके घर में आए बिरयानी खिलाओ, दूसरी कुछ चीज मत दो। तो ये बेसिकली क्या था, सबकॉन्शियस दिमाग के पीछे एक कम्युनल एंगल चल रहा था, लेकिन उन्हें खुद पता नहीं था कि ऐसा एक कम्युनलिज्म चल रहा है करके। जब आप सबकॉन्शियस फेज से कॉन्शियस फेज में जाते हो, कॉन्शियस फेज में का मतलब ये होता है कि आपको पता है कि जो मैं कर रहा हूँ कम्युनलिज्म है, उसमें मुझे और कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। और ये जो बात हम लोग कह रहे थे, अफसोस इस बात की है कि पहले हम कहते थे कि ये सिर्फ एक छोटा सा ग्रुप है, 5% रहेगा या 2-3% रहेंगे आरएसएस के लोग, ये लोग ये पूरा कर रहे हैं। लेकिन अभी आप देखिए जो ये पूरे कम्युनल इंसिडेंट्स मुल्क के अंदर चल रहे हैं, इसमें आपको आरएसएस बैक्ड लोगों से ज्यादा, यानी आरएसएस की शाखाओं से निकले हुए लोगों से ज्यादा आपको ऐसे लोग ज्यादा पॉइजनस नजर आएंगे जो लोग आरएसएस की शाखाओं से नहीं निकले आए, जिनका आरएसएस की शाखाओं में एजुकेशन नहीं हुआ, लेकिन उन पर ये कम्युनल इन्फ्लुएंस हुआ है। आज हम वो देख रहे हैं। आज आप देखेंगे जो बुली, अभी जो एक नया ऐप बनाए हैं, बुली ऐप बनाए हैं, या उससे पहले सुली डील्स बनाया गया था जिसमें मुस्लिम औरतों को, मुस्लिम लड़कियों को ऑनलाइन ऑक्शन किया जा रहा था, बेचा जा रहा था। इसमें कौन है? इसमें जो इन्वॉल्व है, अगर आप इनका बैकग्राउंड देखेंगे
ये ज्यादातर लोग आरएसएस की शाखा से आए हुए लोग नहीं है, लेकिन आरएसएस का जो पिछले 7 सालों में जो एक इंडिया के अंदर एक कम्युनलिज्म का जो एक ओपन इजहार हुआ है, उससे इन्फ्लुएंस हुए हुए लोग हैं, जो आज से 7 साल पहले अपने कम्युनलिज्म को इजहार नहीं करते, जिनको पता भी नहीं था वो कम्युनल है, लेकिन अभी पिछले 7 सालों में ओपनली वो लोग बता रहे हैं। तो ये जो एक लोगों का, आम लोगों का, जिनका आरएसएस के साथ स्ट्रक्चरली कोई लिंक नहीं है, ऐसे लोग ओपनली अपने कम्युनल फीलिंग्स को इजहार करना शुरू कर दिए, मुसलमानों के खिलाफ नफरत की बात करना शुरू कर दिए। ये एक बड़ा चेंज है, ये जो आज हम देख रहे हैं। तो कम्युनलिज्म का राइज नहीं हुआ है, कम्युनलिज्म का इजहार का राइज हो गया है पिछले 7 सालों के अंदर। और देखिए आज मेजॉरिटी कम्युनिटी के अंदर भी अगर आप देखेंगे, मैं बार बार मेजॉरिटी कम्युनिटी कह रहा हूं क्योंकि ये प्रॉब्लम उनका है, उन्हें एड्रेस करना है, हमारा प्रॉब्लम नहीं है, हमें एड्रेस करने की जरूरत उनका प्रॉब्लम है। और जैसे मैं मुझसे पहले अलग अलग मुफक्किरों ने कहा कि इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट मेजॉरिटी कम्युनिटी को ही होगा, उनको ही होगा इसके ज्यादा इम्पैक्ट। वो इसलिए क्योंकि देखिए आज मेजॉरिटी कम्युनिटी के अंदर दो एटीट्यूड है, या तो साइलेंट है या तो ओपनली सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए अगर इंडियन मेजॉरिटी कम्युनिटी के अंदर जो ये कम्युनलिज्म फीलिंग कितना आया है, अगर हमें देखना है तो आप सोशल मीडिया देख लीजिए। सोशल मीडिया के अंदर हर वो शख्स जो बीजेपी आरएसएस के पॉलिसी के खिलाफ भी बात करता है या उसको क्रिटिसाइज भी करता है, खुद बीजेपी का वोटर ही होगा। अगर एक बीजेपी का वोटर भी अगर बीजेपी के किसी एक पॉलिसी को मुखालिफत करता है, उसे भी ये लोग नहीं बख्शते। और ये जो उन पर जो अटैक करने वाले लोग हैं, ये पूरे आरएसएस के आईटी सेल के लोग नहीं है, ये हमारे साथ उठने बैठने वाले लोग हैं, हमारे पड़ोसी हैं, हमारे साथ कम करने वाले लोग हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लोग इस चीज से इन्फ्लुएंस हो चुके हैं। यानी मेजॉरिटी के अंदर ऐसा दो चीज आ गया है, या तो साइलेंट हो जाओ या तो पूरी तरीके से बीजेपी के और आरएसएस के पॉलिसी को सपोर्ट करो। ये दो ही आपको एटीट्यूड नजर आएंगे। बहुत 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 कम एक छोटा ग्रुप होगा, एक छोटा ग्रुप होगा जिसके अंदर हिम्मत होगी, जो ओपनली इस पॉलिसी को अपोज करते हैं, ये समझ के कि ये पॉलिसी बीजेपी की जो कम्युनल पॉलिसी है, ये पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को नुकसानदायक नहीं है बल्कि पूरे के पूरे मुल्क को नुकसानदायक है। ये समझकर बहुत एक छोटा पॉपुलेशन बोल रहा है। और देखिए इसको आप इलेक्शन में कन्वर्ट मत कीजिए। इस दिल्ली में अगर हम देखेंगे, चंद लोग कह रहे थे कि दिल्ली के अंदर बीजेपी की डिफीट हो गई, बीजेपी की आइडियोलॉजी की डिफीट हो गई। तो दिल्ली इलेक्शन में भी अगर आप देखेंगे बीजेपी की कोई बीजेपी आइडियोलॉजी, हिंदुत्व आइडियोलॉजी का डिफीट नहीं हुआ था। वहां पर जो है आम आदमी पार्टी के फ्री इलेक्ट्रिसिटी और थोड़े जो पॉपुलर प्रोग्राम्स है, स्कीम्स, उसकी जीत हुई थी। यानी वही लोग थे जिन्होंने 1-2 साल पहले पूरे के पूरे सीट बीजेपी को दिला दिए थे, और वही लोग 2 साल के अंदर आम आदमी पार्टी को वापस जिता देते हैं। इसका मतलब क्या है? ये वही लोग हैं जिनके अंदर एक कम्युनल इन्फ्लुएंस है, लेकिन जब चुनना था कि पूरी तरीके से एक हिंदुत्व पार्टी चाहिए या फिर एक प्रो हिंदुत्व एक पार्टी और साथ ही साथ फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा, तो उसके साथ क्या जाएंगे? तो हिंदुत्व के साथ फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिले तो थोड़ा बेटर है, इसलिए वो ऑप्शन के पीछे चले गए थे। तो इलेक्ट्रल रिजल्ट से ये समझना कि मेजॉरिटी कम्युनिटी ने हिंदुत्व आइडियोलॉजी को रिजेक्ट किया है, वो गलत होगा। हमने बिहार में भी देखा, ये इलेक्शन में, इससे पहले इलेक्शन में भी हमने देखा कि वहां पर बीजेपी हार गई थी। इसका मतलब बीजेपी की आइडियोलॉजी नहीं हारी थी वहां पर। उसी तरीके से दिल्ली के अंदर भी अगर आप देखते हैं तो बीजेपी की आइडियोलॉजी नहीं हारी है, बेसिकली एक पॉलिटिकल कैलकुलेशन में वो लोग हार गए थे, पॉलिटिकल रीजंस में वो लोग हार गए थे। तो ये एक पॉइंट है। दूसरा जो है यहाँ पर आप देखेंगे, आज जो कम्युनल एजेंडा है ये सिर्फ मुसलमानों को बुरा भला कहने तक लिमिटेड नहीं है। अब ओपन जेनोसाइड का कॉल आ रहा है। जो हरिद्वार के अंदर हुआ ये ओपन जेनोसाइड था, जेनोसाइड के लिए कॉल दिया गया था। यानी जेनोसाइड में जिस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप होता है, एक पूरी की पूरी कम्युनिटी के अंदर जस्टिफाई किया जाता है कि पूरी की पूरी दूसरी कम्युनिटी को बर्बाद करो, कत्ल करो, उस तरीके की दावत हम देख रहे थे हरिद्वार के अंदर आया। और ऐसा समझना कि ऐसा नहीं होगा, ये भी गलतफहमी होगी। क्योंकि देखिए आसाम के अंदर जो उस नौजवान पर फायरिंग की पुलिस ने, उसको घर से भगाने के वक्त, आसाम में इससे पहले भी अगर आप देखेंगे पुलिस एट्रोसिटीज हुए हैं। आसाम में इससे ये नया नहीं है पुलिस एट्रोसिटी। आसाम में तो पुलिस हमेशा से एंटी मुस्लिम थी, लेकिन चाहे कांग्रेस हो या किसी पार्टी हो, उनके दौर में भी हम देखते हैं कि पुलिस के इस तरीके से जो बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम्स उनके खिलाफ इस तरीके के हरासमेंट पुलिस की तरफ से हुए, एट्रोसिटीज हुए। इस बार फर्क क्या था? इस बार फर्क ये था
कि जब उस नौजवान को गोली मार रहे थे, मारने के बाद उस नौजवान के ऊपर एक फोटोग्राफर जंप मार रहा था, लेकिन इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग उस एक्ट को जस्टिफाई कर रहे थे। देखो, उसको गोली मारना ये बड़ी चीज नहीं है, ये पहले भी मारते थे, लेकिन पहले क्या होता था कि जब ऐसा एक एक्ट होता था लोग उसको जस्टिफाई नहीं करते, लोग कहते थे वो गलत है, लेकिन हम इस बार देख रहे हैं कि उसको जस्टिफाई किया गया। सीए प्रोटेस्ट के बाद जो पूरे जो इंडिया के अंदर, यूपी के अंदर 20 से ज्यादा लोगों का कत्ल हुआ पुलिस की तरफ से, मंगलोर में 2 लोगों का कत्ल हुआ, जब फायरिंग हुआ, इससे पहले भी प्रोटेस्ट में फायरिंग हुए थे, मुसलमानों के प्रोटेस्टों में इससे पहले भी फायरिंग हुए थे, लेकिन इस बार इस फायरिंग में जो मुसलमान मरे थे उस फायरिंग को जस्टिफाई किया गया था। एक बहुत बड़ा सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जस्टिफाई कर रहा था कि पुलिस अपनी ड्यूटी कर रही है। ये बड़ा चेंज है। आप देखेंगे बाबरी मस्जिद जब शहीद हुई थी, बाबरी मस्जिद शहीद होने के वक्त सारे इंडिया के बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स ने उस जमाने में उसे ब्लैक डे कहा था। इंडिया के बड़े बड़े जो पॉलिटिशियंस हो या पॉलिटिकल पार्टीज हो या जो हिंदू कम्युनिटी के और नॉर्मल मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोग थे, उन्होंने उसको कंडेम किया था। लेकिन वही हम देखते हैं कि 1992 में बाबरी मस्जिद को डिमोलिश करना सिर्फ और सिर्फ आरएसएस का एजेंडा था, लेकिन 2001 में जब 2020 में जब भूमि पूजन हो रहा था, भूमि पूजन जो है सिर्फ आरएसएस का एजेंडा नहीं था, वो पूरे के पूरे एक मेजॉरिटी कम्युनिटी का एजेंडा में कन्वर्ट हो गया था। यानी ये बड़ा डेंजर है। आप समझते हैं कि कल ये जेनोसाइड ऐसे ही ये लोग चिल्लाते रहते हैं, कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं होगा कि जिस तरीके से रवांडा या बोस्निया में हो कि पूरे इंडिया में एक साथ वो लोग जेनोसाइड करेंगे। इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, ऐसा होने वाला नहीं है, लेकिन अलग अलग पॉकेट्स के अंदर हो सकता है, अलग अलग पॉकेट्स के अंदर, छोटे छोटे एरियाज के अंदर हो सकता है, आसाम के अंदर हो सकता है, छोटे दूसरे रीजन्स के अंदर हो सकता है। और जब ऐसा होगा तब क्या होगा? जब ऐसा होगा भी आप देखेंगे बहुत बड़ा एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी उसको जस्टिफाई करेगा, उसको जस्टिफाई करेगा कि ये जो हुआ ये सही था, इसके लिए एक रीजन था, ऐसा करना पड़ा, पुलिस को ऐसा करना पड़ा, आर्म्ड फोर्सेस को ऐसा करना पड़ा। तो ये एक लेवल पर हम लोग आ गए हैं। ये ज्यादा चीज है। आज से अगर मुझसे 5-6 साल पहले आप बुलाते तो शायद मैं भी कहता कि ये सिर्फ एक फ्रिंज ग्रुप आरएसएस के बीच में था, लेकिन आज हम देखेंगे आरएसएस तक उसकी आइडियोलॉजी लिमिटेड नहीं है। ऐसे लोग जो आरएसएस से लिंक्ड नहीं है स्ट्रक्चरली, वो भी उनका काम ओपनली बिना छुपाए कर रहे हैं। अब देखिए, मुस्लिम कम्युनिटी के सामने जो है इस चीज को रोकना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी का मेजॉरिटी कम्युनिटी में इन्फ्लुएंस बहुत कम है। अभी फॉर एग्जाम्पल आप और मैं यहाँ बैठकर अगर मेजॉरिटी कम्युनिटी को बताना भी चाहें कि ये जो हो रहा है ये गलत है, आपको लगता है कि क्या वो हमारी बात मानेंगे? सेक्युलर लीडर्स की बात नहीं मान रहे, हमारी बात मानेंगे क्या? क्योंकि हमें एक्सेस नहीं है, हमारा इन्फ्लुएंस नहीं है मेजॉरिटी कम्युनिटी के अंदर। तो यहाँ पर 2 चीजें होते हैं। पहला चीज, मुस्लिम कम्युनिटी खुद क्या कर सकती है? सबसे पहला काम हमें करना है कि जेनोसाइड का और इस तरीके के जो एक कॉल से लोग दे रहे हैं, इसको किस तरीके से अवॉइड कर सकते हैं, किस तरीके से इस चीज को हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, उसके बारे में सोचना होगा। क्योंकि जब कुछ हो जाता है, होने के बाद बहुत सारे लोग आके फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट बनाएंगे, बहुत सारे लोग आकर कोर्ट में केस डालेंगे, बहुत सारे लोग आकर आपकी इंटरव्यूज लेंगे, लेकिन वो सब होने के बाद की चीज है, होने से पहले की चीज नहीं है। तो होने से पहले क्या करना है वो कम्युनिटी का काम है। सेकेंड, इसमें जो वेरी इंपॉर्टेंट काम जो है वो हिंदू कम्युनिटी की रिलीजियस लीडरशिप की है। उसमें बहुत बड़ा काम जो है सेक्युलर लीडरशिप की है। उन्हें बहुत सारा काम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आज अगर मुझे लगता है ये जो हमारा टॉपिक आप बता रहे हैं, टॉपिक के बाद अगर एक सबसे बड़ा एक्शन प्लान अगर किसी को करना है तो मेरी राय में हिंदू कम्युनिटी के सोशल, पॉलिटिकल और रिलीजियस लीडर्स को एक बहुत बड़ा एक्शन आइटम है। वो ये है कि उन्हें अपनी कम्युनिटी का डी रेडिकलाइजेशन करना होगा। हमेशा से ये रेडिकलाइजेशन का इल्जाम मुसलमानों पर लगाया जाता है, हमेशा से। लेकिन अगर आप देखेंगे, प्रूव हो गया है कि दुनिया का सबसे लीस्ट रेडिकलाइज कम्युनिटी मुस्लिम कम्युनिटी है। इंडिया में भी अगर आप लेंगे, इंडियन मुस्लिम्स जो है दुनिया में, अगर पूरी दुनिया में भी अगर आप रेडिकलाइजेशन की बात करेंगे, शायद सबसे कम रेडिकलाइजेशन इंडियन मुस्लिम्स में है, सबसे कम। आप देखिए, जब आईएस का बड़ा इशू चल रहा था, सीरिया जा रहे हैं, इंडिया से सीरिया जाने कितने लोग गए? 20 करोड़ मुसलमानों में से कितने लोग गए? 100 ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक 100 के ऊपर भी नहीं गए। यानी 20 करोड़ मुसलमानों में एक नेग्लिजिबल, माइक्रोस्कोपिक एक पॉपुलेशन भी वहां पर नहीं गया। वहीं आप दूसरे कंट्रीज में देखें, यूरोप, इंग्लैंड और फ्रांस में बहुत सारे लोग गए। इसका मतलब क्या है? इंडिया के जो मुसलमान हैं ये इन चीजों पर रेडिकलाइजेशन में नहीं है, वेरी लीस्ट रेडिकलाइज्ड कम्युनिटी है। इन चीजों में फंसती नहीं है कम्युनिटी।
लेकिन आज हम देख रहे हैं तो असल रेडिकलाइजेशन इंडिया में मुसलमानों का नहीं है, असल रेडिकलाइजेशन इंडिया में मेजोरिटी कम्युनिटी का हुआ है। अब यहाँ पर हिंदुओं के जो रिलीजियस गुरुज हैं उन्हें यहाँ पर फैसला लेना है कि उनके धर्म को जो हाईजैक कर दिया है आरएसएस ने, वो किस तरीके से वो उसको वापस लेंगे। आप देखिए जब भूमि पूजन हो रहा था, हिंदू कम्युनिटी की लीडरशिप शंकराचार्यों के पास है। मैं पूरी हिंदुओं को एक कम्युनिटी नहीं कहता, मैं अपर कास्ट की कह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल जो जो राम मंदिर वहां पर बन रहा है, बेसिकली अपर कास्ट हिंदुओं की एक रिलीजियस बिलीफ है। तो अपर कास्ट हिंदूज जो है, अपर कास्ट हिंदूज के रिलीजियस लीडर्स कौन है? उनके रिलीजियस लीडर्स तो शंकराचार्य ये सब लोग हैं। लेकिन जब वहां पर भूमि पूजन हो रहा था, कितने शंकराचार्य थे वहां पर? वहां पर कोई शंकराचार्य नहीं था। वहां पर आप मोहन भागवत को लेके आके बैठाए थे। कौन है मोहन भागवत? क्या लेना देना है उसका? वो कौन सा शंकराचार्य है? कौन सा रिलीजियस गुरु है? लेकिन उसको लेकर के बैठाए थे। यानी क्या है, जो अपर कास्ट हिंदू कम्युनिटी है उसका लीडरशिप को किसने हाईजैक कर दिया है? उसको आरएसएस ने हाईजैक किया है। तो यहाँ पर हिंदू लीडरशिप को यहाँ पर फैसला करना पड़ेगा, क्या वो हिंदू धर्म को वापिस इस हाईजैक होने से वापिस ओरिजिनल हिंदू लीडरशिप, अपर कास्ट हिंदू लीडरशिप के पास लेके आ सकते हैं क्या? उन्हें करना है। और इसके लिए उन्हें वेरी एग्रेसिव तरीके से काम करना पड़ेगा। आप देखिए, ये जो भी मेजॉरिटी हिंदू कम्युनिटी के अंदर ऐसे रिलीजियस लीडर्स हैं जो एक कम्युनल हार्मनी की बात करते हैं, ये ज्यादातर कहां पर आकर करते हैं? मुस्लिम ऑडियंस के सामने आकर करते हैं। मुसलमानों की तारीफ करते हैं। कहां पर करते हैं? मुसलमानों के बीच में आके करते हैं। कुरान की तारीफ करते हैं। कहां पर करते हैं? मुसलमानों के बीच में करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करते हैं। कहां पर? हमारे मस्जिद। हमें तो पहले ही पता है, हमारे प्रोग्रामों में आके तारीफ करने की जरूरत नहीं है। आपको चाहिए कि आप अपने कास्ट के लोगों के बीच में जाकर मुस्लिम कम्युनिटी की पॉजिटिव बात करो। आप ये अखिलेश को जाकर या मुलायम को आकर, मुलायम सिंह यादव को आकर मुसलमानों के बीच में आकर मुसलमानों का कंट्रीब्यूशन क्या है मुल्क के लिए बोलने की जरूरत नहीं, हमें पहले ही पता है। असल में उन्हें चाहिए कि यादव कम्युनिटी के बीच में जाकर ये जो एक रेडिकलाइजेशन हुआ है उस रेडिकलाइजेशन को रोकें। जाट कम्युनिटी के लीडर्स को मुसलमानों की इफ्तार पार्टी में आकर हमारी तारीफ करने की जरूरत नहीं, उन्हें जाटों के प्रोग्राम में जाकर वहां पर बताना होगा कि क्या हुआ, कि किस तरीके से डी रेडिकलाइज उन्हें करना है, किस तरीके से उनके अंदर से कम्युनल फीलिंग निकालना है। जो बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो सेक्युलर लीडर्स हैं, वो मुसलमानों के मजलिसों के अंदर आकर हमारी तारीफ करने की जरूरत नहीं है। ये एक चीज आप देखेंगे, ये नहीं हुआ। ये बड़े बड़े इतने सालों के अंदर जो बड़े बड़े सेक्युलर लीडर्स थे, इन्होंने आकर हिंदू कम्युनिटी के अंदर जो है एक मुस्लिम कम्युनिटी का या फिर एक सेक्युलरिज्म को प्रमोट करने का काम इन्होंने नहीं किया, बल्कि मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर आकर तारीफबाजी इन्होंने की। ये सबसे बड़ा बात। उल्टा आरएसएस ने क्या किया? आरएसएस ने आकर मुस्लिम कम्युनिटी को अपीस करने की कोशिश नहीं की। मुस्लिम आरएसएस सीधा सीधा गांव गांव में चले गए। इसमें दलित लीडर्स का भी आप ले लीजिए, दलित लीडर्स की भी आप बात करें, दलित लीडर्स को भी मैं हर प्रोग्रामों में कहता हूँ, दलित लीडर्स भी आते कहां पर है? मुस्लिम जलसों में आते हैं, मुसलमानों के पब्लिक प्रोग्राम में आते हैं, मुसलमानों की मस्जिदों के बाहर इनके स्पीचें चलते हैं। और आरएसएस कहां होता है? वो दलितों के स्लम एरिया में जा रहे हैं, वो वहां पर जा रहे हैं। यानी जो दलित इंटेलेक्चुअल्स हैं वो सेमिनार्स में आ रहे हैं, और आरएसएस कहां जा रहे हैं? गांवों को जा रहे हैं, वहां पर जाके वो काम कर रहे हैं। तो ये जो डी रेडिकलाइजेशन का काम दलित लीडरों की तरफ से होना चाहिए था, जो ओबीसी लीडर्स की तरफ से होना चाहिए था, अपर कास्ट हिंदू लीडरशिप की तरफ से होना चाहिए था, वो नहीं हुआ आज तक। अगर ये चाहते हैं कि मुल्क के अंदर हमारा मुल्क उस राह में ना चले जिस राह में दुनिया के अलग अलग मुल्क जाकर बर्बाद हो गए, यानी कंप्लीटली एक नफरत की बुनियाद पर एक मुल्क बनकर जो नफरत बर्बाद हो गए हैं, तो यहाँ पर हिंदू कम्युनिटी के सोशल, पॉलिटिकल और रिलीजियस लीडर्स को या ओबीसी या दलित के लीडर्स को, इन्हें बहुत बड़ा रोल प्ले करना है। और मुस्लिम कम्युनिटी को रोल प्ले करना होगा कि किस तरीके से, अगर ये हिंदू कम्युनिटी के लीडर्स अपना रोल प्ले नहीं कर सके, अगर ये हिंदू कम्युनिटी के अंदर, मेजॉरिटी कम्युनिटी के अंदर रेडिकलाइजेशन कम नहीं हुआ, तो उसकी वजह से जो एक जेनोसाइड जैसी एक हालत आ जाएगी, उसके लिए क्या, किस तरीके से उसको प्रिवेंट करने का काम करना है, मुस्लिम लीडरशिप को उस चीज के बारे में भी सोचना होगा। अभी हम उसे और अवॉइड नहीं कर सकते, वी हैव टू थिंक अबाउट थिंग, क्योंकि अभी जो है ये बात सिर्फ किताबों में नहीं रहा है, ये ओपन कॉल चले आ रहे हैं। और आखिरी चीज इसके अंदर मैं एक चीज बताना चाहता हूं। देखिए, सिचुएशन बहुत ही अगर आप कोई डेली व्हाट्सएप देखता होगा या कोई न्यूज़पेपर पढ़ता होगा, तो इसके अंदर बहुत ही मायूसी आ जाती है लोगों के अंदर। तो मैं और हमारी तंजीम की तरफ से भी हम लोग ये, मुस्लिम लीडरशिप की तरफ से भी हम लोग ये कहना चाहते हैं, मुस्लिम लीडरशिप को भी और उलमा हजरात को, कि अभी मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर पॉजिटिविटी देने की वक्त है।
अभी हमें और नेगेटिव मिल रहा है हर जगह से, हर दिन न्यूज चैनल्स, सोशल मीडिया, हर जगह से मिल रहा है। अब जरूरत है पॉजिटिविटी देने की। पॉजिटिविटी देने का मतलब यह है कि किस तरीके से ऐसे एक इशू को ये कम्युनिटी फेस कर सकती है। ये कम्युनिटी ने 1987 फेस किया है, उसके बाद का बैकलैश फेस किया है, 1947 के बाद के हालात फेस किए हैं, 1992 के बाद के हालात फेस किए हैं, ये भी आगे के हालात भी हम लोग फेस कर सकते हैं। लेकिन मुझसे पहले जब नवेद हामिद साहब ने जो कुछ अच्छी राय दी थी वो ये कि मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस को इस एजेंडा को लेकर, करंट सोशियो पॉलिटिकल सिनेरियो के एजेंडा को लेकर, हम मुस्लिम बैकवर्डनेस को लेकर, एजुकेशन को लेकर, इकोनॉमी को लेकर बार बार बैठे हैं, हम बार बार बैठे हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बैठे हैं, बहुत काम भी हुआ है उसके अंदर। लेकिन अभी ये जो एक वेरी टॉक्सिक एनवायरनमेंट मुल्क के अंदर बन रहा है, इस टॉक्सिक एनवायरनमेंट में मुस्लिम कम्युनिटी को किस तरीके से प्रिपेयर करना है, मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर किस तरीके से इनिशिएटिव्स होने हैं, उसको लेकर मुस्लिम तंजीमों के अंदर एक डिस्कशन होना चाहिए। इसमें अलग अलग मुस्लिम तंजीमों को बहुत इख्तलाफात होंगे। अभी मेरी बातों से बहुत सारे लोगों को इख्तलाफ होंगे, हमारी तंजीम एक दूसरे की तंजीमें से हमारी इख्तलाफ होंगी, और वो वक्त कभी आएगा नहीं कि इख्तलाफात चले जाएंगे। इख्तलाफात हमेशा रहेंगे, क्योंकि थोड़े इख्तलाफात आइडियोलॉजिकली हैं, थोड़े स्ट्रेटेजिकल हैं। लेकिन ऐसे एक सिचुएशन के अंदर अगर हमारे अंदर वक्त है एक दूसरे को तनकीद करने का, ऐसे एक टॉक्सिक सिचुएशन के अंदर भी अगर हमारे पास वक्त है एक दूसरे को नीचा दिखाने का, तो बड़ा ट्रेजेडी ये है। जो आरएसएस और वो लोग कर रहे हैं वो ट्रेजेडी नहीं है, हम कर रहे हैं ट्रेजेडी। यानी आज के वक्त में भी अगर हमारे पास टाइम है ये सोचने के लिए कि मैं किस तरीके से दूसरों को नीचा दिखाऊं, तो ये असल बड़ा ट्रेजेडी है। तो आज जैसे मुझसे पहले नवेद हामिद साहब ने एक अच्छा सजेशन दिया है, वो सजेशन मैं भी देता हूं यहाँ पर, मैं भी चाहता हूं उसको मैं रिपीट करता हूं कि मुस्लिम कम्युनिटी के ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप्स के अंदर और रिलीजियस और पॉलिटिकल और सोशल लीडरशिप के अंदर ये करंट सोशो पॉलिटिकल सिनेरियो को एक एजेंडा रखकर, और कम्युनिटी एज अ ऑर्गेनाइजेशन है, एज अ कम्युनिटी इसको किस तरीके से फेस करना है प्रोएक्टिवली, उसके बारे में डिस्कशन शुरू होना है। मैं इसी से मेरी बात खत्म करता हूँ। शुक्रिया अदा करता हूँ शम्स तबरेज़ साहब का, जो आपने मुझे मौका दिया। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।